हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कदानियस एल्गोरिदम। ये कॉन्सेप्ट्स यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस प्लेलिस्ट को मार्क कर लीजिए। इसमें फर्दर्स बहुत सारे वीडियोस आने वाले होंगे जो कि होंगे ऑन कॉन्सेप्ट्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसके पीछे माइंड ब्लोइंग लॉजिक या तो फिर ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, एज ऑलवेज मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता दूंगा कि ये रहा कदानियस एल्गोरिदम, ये रहे इसके 3-4 स्टेप्स और आप रट लो। हम पहले समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, फिर ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, एग्जैक्टली वर्क क्यों करता है, एंड देन विल फाइनली कंक्लूड द कदानियस एल्गोरिदम। हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे और इसके इंप्लीमेंटेशन को एक टेस्ट केस के ऊपर ड्राई रन करके भी देखेंगे। Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free. So make sure you registered for this event by the link which is given there in the description. यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका यूज कहां पे। तो इसका यूज होने वाला है मैक्सिमम सब एरे सम की वैल्यू फाइंड करने में। अब मैक्सिमम सब एरे सम क्या होता है, ठीक है, तो इस वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम, सब एरे एंड सम। मैक्सिमम क्या मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। सम का मतलब क्या हो सकता है, सम ऑफ सम एलिमेंट्स। और सब एरे का मतलब क्या होता है, अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, या तो फिर उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, हम ये कह सकते हैं अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, या तो फिर अगर मैं एरे में से स्टार्टिंग में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दूं और एंडिंग में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर दूं तो जो बच जाता है उसको हम सब एरे बोल सकते हैं। तो अब मैक्सिमम सब एरे सम का मतलब क्या हो सकता है कि अगर कोई मुझे एरे दिया गया है तो उसके जितने भी सब एरेस पॉसिबल है उन सभी सब एरेस में से जो मैक्सिमम सब एरे सम है, मतलब कि सभी सब एरे सम का मतलब क्या होता है कि ये सब एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उनका सम। सपोज इस सब एरे में इंडेक्स 4, 5 और 6 है, ठीक है, तो इसका सब एरे सम क्या हो जाएगा, a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5 प्लस a ऑफ 6। तो टोटल जितने भी सब एरे है उन सभी के सम में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा मैक्सिमम सब एरे सम फॉर ए गिवन एरे। इसको ही एफिशिएंटली फाइंड करने के लिए कदानियस एल्गोरिथम यूज होता है। सब एरे में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, ये इंडिविजुअली ये भी सब एरे है, ये भी सब एरे है, ये भी सब एरे है। 2-2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं। मैक्सिमम पूरा का पूरा एरे जो है उसको भी हम सब एरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहां पे मैक्सिमम सब एरे सम क्या है, ये वाला, इसका सम क्या है 2 + 5 + -1 + 6, ये कितना हो जाएगा 7 and 6 is 13, 13 - 1 is 12। इससे ज्यादा किसी भी सब एरे का सम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव एलिमेंट होंगे तो सम कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम ऐसा डायरेक्ट कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि नेगेटिव एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ओवरऑल इसका सम क्या हो गया 12। हो सकता है शायद सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट ही हो, क्यों, क्योंकि अगर मेरा एरे है -1 -2 -3 -4 तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम सब एरे सम का -1, ये अकेला एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है और मैक्सिमम सब एरे सम यूज करने के लिए ही हम कदानियस एल्गोरिथम यूज करते हैं एफिशिएंटली फाइंड करने के लिए। पहले हम अब ये देखते हैं कि ब्रूट फोर्स मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ब्रूट फोर्स मेथड की बात करें तो अगर मुझे मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करना है ऑफ अ पर्टिकुलर एरे, मान लो मुझे एरे ए दिया गया है जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, और मुझे मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करना है, तो ब्रूट फोर्स मेथड बेसिकली क्या दिमाग में आएगा कि सभी सब एरे के सम निकाल लो इंडिविजुअली और उसमें से जो मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक आंसर वेरिएबल ले सकते हैं और एक सम वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। सम वेरिएबल में हम हर एक सब एरे का सम एक के बाद एक निकाल के स्टोर करेंगे और इस सम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी एक सब एरे का सम होगा, ठीक है। तो इस सम वेरिएबल को आंसर के साथ कंपेयर करते जाएंगे हर एक सब एरे के सम निकालने के बाद और मैक्सिमम वैल्यू आंसर में स्टोर करते जाएंगे। अब एक बात समझो, अगर मैं आंसर में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो मतलब कि हर एक पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक सब एरे का सम निकाला, फिर आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, ठीक है। तो इसके लिए
आंसर में सबसे पहली बार कुछ वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए जो कि सम के साथ कंपेयर होगी, तो उसको हम क्या इनिशियलाइज करेंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें हो सकती है, मुझे जो बेस्ट लगता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि उससे कभी गलती ना हो सकता है आप आंसर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करो। अब मुझे बताओ, अगर आपका एरे -1 -2 -3 है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सब एरे सम है ये वाला एलिमेंट अकेला सिर्फ -1, और आपका आंसर -1 होना चाहिए। लेकिन आंसर वेरिएबल कभी, क्योंकि यहाँ पे सभी सब एरे का सम नेगेटिव होने वाला है, तो आंसर वेरिएबल को अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं और इनिशियल वैल्यू 0 है तो आंसर वेरिएबल फाइनली 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन ऑल दिस 3 वैल्यूज, या तो फिर सभी सब एरे के सम से बड़ी होगी। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, हमें 0 आंसर मिलेगा लेकिन सच में -1 होना चाहिए। एक दूसरा तरीका जो आपको काफी जगह देखने को मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे इंट मिनिमम लिख देते हैं। इंट मिनिमम का मतलब क्या है, मान लो ये जो भी मैं पूरा कोड लिख रहा हूं उसमें जो वेरिएबल यूज किए हैं वो इंटीजर टाइप है, तो इंट मिन क्या होता है कि द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी स्टोर्ड इन अ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, अगर आप इंटीजर पे काम कर रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, पहला तो अगर रेंज बड़ी हो गई, अगर आपको लॉन्ग या लॉन्ग डेटा टाइप लेना पड़ा, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। दूसरा, आपको ये सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग विच आई डू इज, इसको इनिशियलाइज किससे मैं कर देता हूं, आंसर वेरिएबल को। जितने भी सब एरेस है उनका हम एक के बाद एक सब निकाल के आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो आंसर वेरिएबल में उन सभी सब एरेस में से किसी एक सब एरे की वैल्यू ही स्टोर कर दो इनिशियली, मतलब कि इसको a ऑफ 0 दे दो। a ऑफ 0 भी अकेले में एक सब एरे है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इसमें हम डाल सकते हैं। आंसर इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि इस केस में किसी भी सब एरे की वैल्यू 0 है नहीं, इनफैक्ट सभी सब एरे का सम उससे कम है, ठीक है, इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो आंसर इक्वल टू a ऑफ 0 रख दोगे तो इट इज वन ऑफ द सब एरे वैल्यू इटसेल्फ, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द सब एरे वैल्यूज। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो और ये आपको कभी गलत आंसर नहीं देगा और आपको कभी कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। सॉरी। नाउ ब्रूट फोर्स मेथड में हमने क्या सोचा था कि हम हर एक सब एरे का सम निकालेंगे और उसको आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं, दो फॉर लूप लगा सकता हूं, ठीक है, मतलब कि मैं ये सोच सकता हूं कि अगर आई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो जितने भी सब एरे स्टार्टिंग विथ आई है क्या क्या हो सकते हैं, एक तो सिंगल एलिमेंट, फिर स्टार्टिंग विथ आई 2 एलिमेंट, फिर स्टार्टिंग विथ आई 3 एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करके फ्रॉम 0 to n-1 कि भाई इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा, अब एंडिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं और उन सभी सब एरेस का सम। बेसिकली जैसे कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आई, तो ये एक सब एरे हो गया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इन सब की वैल्यू मैं सम वेरिएबल में स्टोर करता जाऊंगा। फिर i+1 को स्टार्टिंग पॉइंट बना दूंगा, फिर ये सब एरे, फिर ये सब एरे, फिर ये सब एरे एंड सो ऑन। कैसे कर सकते हैं, आउटर फॉर लूप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा और इनर फॉर लूप जो है वो एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। सो आउटर फॉर लूप को हम 0 से n-1 तक वेरी करा रहे हैं, सम वेरिएबल की वैल्यू में 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहां पे 5 3 2 है और अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा सम का वेरिएबल यहां पे सम इक्वल टू 0 होगा, फिर 5 ऐड होगा, फिर 5 + 3 8 हो जाएगा, फिर 5 + 3 + 2 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। इनिशियली यहाँ पे 0 होगा, फिर जब मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा तब मैं वापस s इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा। सो सम इक्वल टू 0। नाउ j इक्वल टू आई, एंडिंग पॉइंट क्या हो सकता है, i से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ j। अभी इस सम वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, i से स्टार्ट होने वाली और j से एंड होने वाले सब एरे का सम है इसमें, और क्योंकि हम i को 0 से n और j को i से n वेरी करा रहे हैं तो सभी सब एरे का सम इसमें आ जाएगा। और हर एक बार हम इसको आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फाइनली सभी सब एरे में से जो मैक्सिमम होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और इनिशियली आंसर इक्वल टू a ऑफ 0 में यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम सभी सब एरे का सम निकाल रहे हैं तो टोटल सब एरेस कितने हैं, देखो यहाँ पे ऐसा समझो 1 2 3 4 5, एक साइज के कितने सब एरे होंगे इंडिविजुअली, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, 5।
2 साइज के कितने सब एरे होंगे? 1 2 3 4। 3 साइज के कितने सब एरे होंगे? 1 2 3। 4 साइज के कितने सब एरे होंगे? 1 2। और 5 साइज का कितना सब एरे होगा? एक। हम सभी सब एरे की सम निकाल रहे हैं, सो दिस विल बी हाउ मच? 5 × 6/2 विच इज इक्वल टू 15। एन 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? n × n + 1/2 विच इज बेसिकली, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n × n + 1/2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बिग O ऑफ n², जो कि बहुत ज्यादा है। अगर n की वैल्यू 10⁶ है तो ये 10⁻12 जितना टाइम लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है। तो यहाँ पे हमें कुछ एफिशिएंटली सोचना पड़ेगा। तो अब मैं सीधा कैडेनेस एल्गोरिथम पे जंप नहीं करूंगा, पहले हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लॉजिक सोचेंगे एंड धीरे धीरे हम कैडेनेस एल्गोरिथम पे कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो अब हम एफिशिएंट अप्रोच की बात करते हैं कि हम किस तरह से मैक्सिमम सब एरे सम कुछ एफिशिएंटली निकाल सके। तो इसके लिए पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि भाई ब्रूट फोर्स में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा था। तो प्रॉब्लम अगर पता चले कि इस वजह से लग रहा था तो हम उसको कुछ एफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स में हमारा टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा था क्योंकि हम सभी सब एरे का सम निकाल के उसको आंसर के साथ कंपेयर कर रहे थे। अगर हम कुछ लॉजिक लगा के सभी सब एरे को के सम की रिक्वायरमेंट को कम कर दे कि भाई सभी सब एरे सम को निकालने की जरूरत नहीं है, किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि a1 इज लेस देन a2 है, ठीक है, अगर दो वेरिएबल है, a1 की वैल्यू a2 से कम है और मुझे पता है कि a2 की वैल्यू a3 से कम है, तो क्या a1 और a3 का कंपैरिजन करना जरूरी है? अब नहीं, ऑब्वियसली a3 वुड बी द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड a1 वुड बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ऐसा कुछ सोच के हम क्या कर सकते हैं, हम सभी सब एरे के सम को निकाल के आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर कर रहे थे, उसकी जगह हम कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई इस सब एरे का सम तो इससे ज्यादा ही होगा। तो मतलब कि मान लो सब एरे S1 का सम सब एरे S2 से ज्यादा ही होगा, तो S2 सब एरे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखो, अगर ये मेरा एरे है, ठीक है, तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे थे, हम आउटर फॉर लूप को स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और इनर फॉर लूप को एंडिंग पॉइंट के लिए स्टोर कर रहे थे। मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, फिर उसके बाद हम एंडिंग पॉइंट ऑफ द सब एरे को वेरी करा रहे थे और हर एक पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू सम वेरिएबल में ऐड करते जाते थे, राइट। और इस तरह से हम सब एरे के सम को एक के बाद एक निकालते थे, पहले इतने सब एरे को, फिर इतने सब एरे को, फिर इतने सब एरे को एंड सो ऑन, ठीक है, और हर एक बार आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर करते थे। अब एक बात समझो, मान लो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट ये दोनों सब एरे होंगे, एक यहां पे एंड हो रहा होगा, एक यहां पे एंड हो रहा होगा। सपोज इतने सब एरे की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि इतने सब एरे के सम की वैल्यू नेगेटिव है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर इतने का सम S2 है और इतने का सम पूरे का S1 है, तो S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा? S2 will definitely be greater than S1। क्यों? क्योंकि S1 कैसे मिला होगा? S1 is equal to नेगेटिव वैल्यू, सम नेगेटिव वैल्यू प्लस S1। So S1 is equal to some negative value plus S2, ठीक है। So S2 is equals to S1 माइनस सम नेगेटिव वैल्यू, माइनस माइनस मतलब प्लस, मतलब S1 सम प्लस पॉजिटिव वैल्यू। ये तो हमने इक्वेशन से देखा, बट ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ये पूरे की वैल्यू S1 है, इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू प्लस S2 है, तो मान लो ये मेरा S2 है, ठीक है, उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू ऐड की तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, और ये S1 है, ये S1 है, ये S2 था, S2 इज ग्रेटर देन S1। तो S2 की चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सपोज S2 की वैल्यू 100 है और ये जो इतना पार्ट है उसकी नेगेटिव वैल्यू -5 है, तो अगर S2 की वैल्यू 100 है तो S1 की वैल्यू 95 हो जाएगी। अगर S2 की वैल्यू 0 है तो S1 की वैल्यू -5 हो जाएगी। अगर S2 की वैल्यू -10 है तो S1 की वैल्यू -15 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट एट अ सर्टेन पॉइंट मुझे पता चल जाता है कि इतना सब एरे मेरा नेगेटिव है, तो आगे जितने भी सब एरेस होंगे उनकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पार्ट से कम होगी। मतलब कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट मुझे पता चल गया कि इतने सब एरे का सम नेगेटिव है, तो सपोज ये कोई एंडिंग पॉइंट है,
तो इस सब एरे सम की वैल्यू इस सब एरे सम से कम ही होगी। ठीक है, ये माना कि कोई और स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आगे जाके कोई ऐसा सब एरे है जिसकी वैल्यू अब इससे, अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर करते हुए अगर मैं अब आगे बढ़ता हूं तो उसकी जो सम होगी उससे ज्यादा सम वाली आगे कोई ना कोई सब एरे है। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट मुझे एक पॉइंट पे पता चल जाता है कि इतने सब एरे का सम नेगेटिव है, तो कीपिंग दिस स्टार्टिंग पॉइंट मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा वैल्यू वाले सब एरे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे मुझे ब्रेक कर देना चाहिए अगर मेरे सब एरे सम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब एक दूसरा केस देखो। सपोज स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट ये सब एरे है, इतनी की वैल्यू पॉजिटिव है, ये है S2 और ये है S1। अब ऑब्वियस क्या होगा, S1 इज ग्रेटर देन S2, क्योंकि ये S2 है उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड की और ये S1 है, S1 इज ग्रेटर देन S2। फिर चाहे S2 की वैल्यू 0 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सपोज इसकी वैल्यू +5 है इतने एलिमेंट की, सपोज S2 की वैल्यू -100 है, तो S1 की वैल्यू क्या होगी, -95। सपोज S2 की वैल्यू 0 है तो S1 की वैल्यू क्या होगी, 5। सपोज S2 की वैल्यू 5 है तो S1 की वैल्यू क्या होगी, 10। कहने का मतलब क्या है कि अगर इतना सब एरे पॉजिटिव है तो अगर इस पूरे को मैं कंसीडर करता हूं तो यहां से मुझे इस स्टार्टिंग पॉइंट तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर इतने पार्ट का जो सब एरे है उसका सम पॉजिटिव है तो इस पूरे सब एरे का सम S2 से बड़ा होगा। तो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट से दिस पॉइंट मुझे सब एरे का सम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे यहाँ से यहाँ तक का सब एरे सम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ आइडिया आ रहा है, जैसे हम पहले n × n+1/2 सभी सब एरे का सम निकाल रहे थे, अब हम कुछ ना कुछ सब एरे निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, अगर मुझे इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए, जैसे कि ब्रूट फोर्स मेथड में हमने स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी कराया और फिर एंडिंग पॉइंट को वेरी कराया 2 फॉर लूप की मदद से, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए अगर मेरा सब एरे सम जो है वो यहाँ तक का नेगेटिव आया तो मैंने क्या बोला, अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट रख के और आगे सब एरे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज कर दूंगा और नेक्स्ट एलिमेंट कर दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन अभी भी इतना एफिशिएंट नहीं लग रहा, तो कुछ और चीजें ऑब्जर्व करें। तो एक बात समझो, ये वाला जो सब एरे है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं यहां पे जूम करके ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मान लो इसको मैं P बोलता हूं, तो ये भी क्या है, P ही है, P सब एरे। ठीक है, ओके। हम कह रहे हैं कि इस पूरे का सम नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां तक का सम पॉजिटिव रहा होगा तभी हम यहां तक बढ़े, क्योंकि अगर यहां तक का सम ही नेगेटिव हुआ होगा तो हमने इस स्टार्टिंग पॉइंट को, यहां तक का अगर सम नेगेटिव है तो उसके आगे नहीं गए होंगे। ठीक है, जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे तब, क्योंकि इसका सम अगर नेगेटिव है तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों, वो हमने देखा। तो अगर इसका सम भी नेगेटिव होता तो हम यहां से लेके यहां तक का सम नहीं निकालते, यहीं पे ब्रेक कर देते। सही बात है, तो इसका सम पॉजिटिव रहा होगा, ये क्लियर हो रहा है। और यहां पे कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे कि इसका सम 10 है तो यहां पे -12 हुआ होगा और इस पूरे का सम -2 हो गया होगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होंगे, बट इतनी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ओके। एक और चीज, अब इसके अंदर ऐसा कोई सब एरे नहीं होगा जिसकी वैल्यू इस सब एरे से ज्यादा हो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो सब एरे है वो है 10, 12, -11 एंड 27। ठीक है, ओके। तो ये सब एरे ओवरऑल पॉजिटिव है। 10 प्लस ये 12 - 11 इज 1, 10 एंड 27 इज 37, 37 + 1 इज 38, इसका सम 38 है। ठीक है, अब इतने सब एरे को देखो, 12 - 11 कितना हुआ, क्योंकि अब इसके आगे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू है और पूरे सब एरे सम का सम नेगेटिव हो गया। लेकिन बिफोर दैट ये वाला जो सब एरे है इतना, वो पॉजिटिव है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब
हाँ, हमने क्या देखा कि अब इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एंडिंग एट दिस पॉइंट, अगर ये पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एंडिंग एट दिस पॉइंट ऐसा कोई सब एरे नहीं होगा जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इसका सम 38 है। अब इतने का सम क्या होगा? 12 माइनस 11, 1 प्लस 27 इज 28, माइनस 11 27 कितना होगा? 16, ओनली 27, सम कितना होगा? 27। क्यों? क्योंकि यहां तक हम आगे तभी बड़े होंगे जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कहीं पे नेगेटिव हो गया तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज कर देते, और ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव होगा, तभी तो हम आगे बढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें बीच में नेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव, इसका ओवरऑल सम तो पॉजिटिव ही है, तभी हम आगे बढ़े होंगे। तो पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव, ऑलरेडी ये जो है वो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरे का नेगेटिव है तो एक इंडेक्स को छोड़ के इतने का सम पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अब इतने का सम तभी ना, अगर इतने का सम नेगेटिव हो जाता तो हम ब्रेक कर देते। अब इसका सम पॉजिटिव है, लेकिन अब इसी को एंड पॉइंट मानते हुए कि कोई और ऐसा इंडेक्स नहीं होगा जिसकी पॉजिटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हो, ये भी हमने कंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर ये जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू के सामने इसकी पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स क्या मुझे यहां तक का सम निकालने की जरूरत है? वो भी नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स क्या मुझे इसका सम निकालने की जरूरत है? वो भी नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग विद दिस इंडेक्स क्या मुझे इसका सम निकालने की जरूरत है? वो भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है जो कि इस पूरी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही है, और बाकी सारी जो पॉजिटिव वैल्यूज है विच आर एंडिंग एट दिस इंडेक्स वो इस पॉजिटिव वैल्यू से कम है। तो ये सारी वैल्यूज भी नेगेटिव होगी और इस वैल्यू से कम होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम नेक्स्ट इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट मान के भी कोई फायदा नहीं है, हमें सीधा नेक्स्ट इंडेक्स यहां से जंप करके सीधा यहां पे मान लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहां तक आगे बढ़े तो यहां तक का सब एरे का सम पॉजिटिव होगा, फिर ये कोई बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी और इस सब एरे का सम नेगेटिव हो गया होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वेरी करा के यहाँ तक के सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनसे कम ही होंगे। तो सीधा स्टार्टिंग पॉइंट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर हम दो चीजें देखें, अगर मेरा सम नेगेटिव है तो स्टार्टिंग पॉइंट को सीधा एंडिंग पॉइंट +1 पे ला दो। ठीक है, और अगर सब एरे सम पॉजिटिव है तो उसकी लेंथ बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कैसा हुआ, ये सब एरे है, सम पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, ये सब एरे वेल एंड गुड, ये सब एरे वेल एंड गुड, ये सब एरे वेल एंड गुड। जैसे ही सम नेगेटिव हुआ, मान लो इस सब एरे का सम नेगेटिव हो गया इतने का, तो इसको सीधा यहाँ पे ले आओ। अब ये सब एरे को कंसीडर करो, फिर 2 एलिमेंट्स को कंसीडर करो, फिर 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करो, वापस जैसे सम नेगेटिव हुआ इसको यहाँ पे जंप करा दो। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट एक ही बार एक्सेस होगा। आप देख रहे हो, पहले हम सब एरे की साइज बढ़ाते गए, जैसे ही नेगेटिव हुआ स्टार्टिंग पॉइंट को सीधा यहाँ पे जंप करा दिया। अब वापस 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जैसे ही नेगेटिव हुआ वापस यहाँ पे जंप करा दिया। तो सभी एलिमेंट एक ही बार एक्सेस होंगे और इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और फिर एक टेस्ट केस पे ड्राई रन करते हैं। अब सबसे पहले इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। अब मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, एक आंसर और एक सम। सम में क्या स्टोर्ड होगा? करंट सब एरे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसका सम, और आंसर वेरिएबल में हम हमेशा जिस भी सब एरे के सम के साथ कंपेयर कर रहे होंगे उसके साथ, मतलब कि हर एक पॉइंट पे आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कोमा सम ऐसा करेंगे। ठीक है, आंसर वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज करेंगे? a ऑफ 0 से, क्योंकि ये भी एक सब एरे है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है वो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच जब बताई थी इसी वीडियो में तब क्लियर किया है, वो देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट एफिशिएंट पे जंप किया है। तो अब फॉर पहले सम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 0। स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी कराएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i।
ठीक है। आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 0, या तो फिर आप लेस देन 0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सम इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या, जैसे ही मुझे कोई ऐसा सब एरे मिला जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है और सम वेरिएबल की वैल्यू में 0 कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं ड्राई रन करूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस एरे को, सब एरे की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो अब जो नया सम कैलकुलेट होगा वो सीधा इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू को वापस 0 इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये हो गया। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो उस सब एरे में आगे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वो हम कंटिन्यू रखेंगे अगर सब एरे की सम की वैल्यू पॉजिटिव है तो, जैसे कि -5, -2, 1, 3, -2, 8, -6, 4, आंसर इक्वल्स टू -5, ठीक है। नाउ i इक्वल टू 0 से कंपेयर करना स्टार्ट करो। सबसे पहले सम वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, तो यहां पे मैं यहां पे सम लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी -5। अब सम इज लेस देन इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे था, अब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आ जाएगा क्योंकि सम वेरिएबल की वैल्यू वापस 0 हो गई। और आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, -5 और -5 में बड़ा कौन है, -5, तो आंसर की वैल्यू क्या रहेगी, -5। नाउ सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, अब सम की वैल्यू वापस 0 हो गई है इस इफ की वजह से। अब प्लस -2 मतलब -2। नाउ आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, आंसर क्या हो जाएगा, -2, और सम लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब सम को 0 कर दो, मतलब कि इसको अब कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि सम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई थी इस पॉइंट पे। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, दैट इज 1। इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 0 मेक इट 0, बट इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, सम की वैल्यू 1 है, +3 मतलब कि 4। देख रहे हो आप यहां पे, पहले सिर्फ -5 था, फिर सिर्फ -2 था, इसका मतलब पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे था, फिर यहां पे आ गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब मैंने इतने सब एरे की वैल्यू यहां पे स्टोर कर ली। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, दैट इज 4। नाउ सम इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i, 4 + -2 इज 2। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, तो वो 4 ही रहेगा, बट सम विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इतने सब एरे को अगर मैं कंसीडर करूं तो उसकी वैल्यू 2 है, तो 2 + 8 विल गिव मी 10, और सिर्फ 8 मुझे सिर्फ 8 देगा। तो इतने सब एरे को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि इतने सब एरे की ओवरऑल सम वैल्यू 2 है, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले सब एरे से इसकी वैल्यू कम है, बट आगे के एलिमेंट में ऐड करने पे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए सम लेस देन इक्वल टू 0 है, तभी हम 0 करते हैं। और इसका मतलब यहां पे ये भी है कि सब एरे में हमारे नेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। बीच में एलिमेंट नेगेटिव होने का प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल सम 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। नाउ सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, 2 + 8 इज 10। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, आंसर की वैल्यू क्या हो गई, 10। इफ सम इज लेस देन इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0 नहीं, मतलब कि अब हम इतना सब एरे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक अभी हमने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं किया है, ठीक है। और अब देखो इस सब एरे में एक एलिमेंट नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल इस सब एरे की वैल्यू अभी तक सबसे बड़ी है, दैट इज 10। अब जल्दी से करो, 2 ही एलिमेंट बचे हैं। देखो सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ 10, 4, तो 10 ही रहेगा, ठीक है। नाउ सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ 10, 8, तो आंसर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। और अब तो एरे ही खत्म हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पे वेरिएशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लो ये हो जाता -12, तो यहाँ पे सम क्या हो जाता, -2, आंसर क्या रहता, 10 ही रहता। और अब सम इज लेस देन इक्वल टू 0, यस -2, तो सम इक्वल टू 0। तो अब सम की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सीधा कहां पे चला गया, यहां पे चला गया,
ठीक है। नाउ सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि सम की वैल्यू 0 हो गई थी और इतने का आंसर क्या होना चाहिए 4, जो कि सही बात है। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कोमा सम। कहने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट एक ही बार हम एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी और इस तरह से ये हम एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन और ये ड्राई रन जो हमने किया तीनों क्लियरली समझ में आ गया है। थैंक यू।